नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आ रही है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का जो रिसेंट डेटा हमारे सामने है वो दिखाता है कि पिछले 11 वर्षों में भारत में गरीबी की दर में बहुत तेजी से कमी आई है। 2011-12 में जहां गरीबी की दर 27.1% थी, वहीं 2022-23 में ये घट के सिर्फ 5.3% हो गई है। वर्ल्ड बैंक का जो ये डेटा है वो दिखाता है कि भारत ने गरीबी के स्तर को कम करने के लिए कितना प्रयास किया है और इसका कितना इंपॉर्टेंट प्रभाव निचले तबके तक पड़ा है। तो पूरा का पूरा ये न्यूज क्या है, वर्ल्ड बैंक आखिर में पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे करता है, इंडिया में आखिर में पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के मेथड्स क्या है, उन सभी चीजों को मैं बहुत डिटेल में यहां बात करूंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए और इस नोट्स को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को भी ज्वाइन करिए। दोस्तों, तो आइए इसकी न्यूज को मैं आपको कंफर्म करता हूं। एक्चुअली अगर भारत में आप पॉवर्टी एस्टिमेशन को दे दें तो यहां पे हम जब पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करते हैं तो यहां समझ लीजिए हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि किसी देश में एक्चुअली हेड काउंट आप पुअर कैसे करें, गरीबों की गिनती कैसे करें। तो भारत में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है पॉवर्टी एस्टिमेशन का, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एस्टिमेशन का, उसमें देखो सबसे पहले आता है 1970s, 70 के दशक में सबसे पहले जो अलग कमेटी आई थी पॉवर्टी पे, उसने जो क्राइटेरिया दिया था वो कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी था। इसका मतलब यहां पे जब हम पॉवर्टी को मेजर कर रहे थे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन है, किसको गरीब माना जाए, तो यहां पर 2100 और 2400 कैलोरी के नाम्स को माना गया। अगर कोई व्यक्ति रूरल एरिया में रहता है और 2400 कैलोरी पर डे इंटेक करता है तो वो एपीएल है। अगर वो इससे कम करता है तो बीपीएल। इसी तरह अगर वो नगरीय क्षेत्र में रहता है तो 2100 कैलोरी के मानदंड को माना गया। लेकिन आप देखोगे जस्ट अगले पड़ाव जब आता है कंजम्पशन बेस्ड, लकड़वाड़ा कमेटी आती है, तो यहां पे 93 में ये थोड़ा सा कैलोरी वाला जो हमारा क्राइटेरिया वो चेंज आता है और कंजप्शन बेस्ड के ऊपर हम चले जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हम आसानी से ये नहीं बता सकते हैं कि किस पर्सन ने किस दिन कितनी कैलोरी आपने इंटेक किया, तो उसको हमने ये देखा कि कंजम्पशन के ऊपर वो खर्च क्या करता है। एक्चुअली भारत में जो पॉवर्टी लाइन होती है, आप कई बार सोचते होंगे कि जब पॉवर्टी लाइन हम कुछ रुपए में बताते हैं तो एक्चुअली ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है कि एक महीने में हम खाने पीने के ऊपर क्या खर्च करते हैं। तो जब लकड़वाला कमेटी आती है तो हम लोगों का जो मेथड होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करने का, वो कैलोरी से शिफ्ट होता है और ये कंजम्पशन बेस्ड हो जाता है। इसका मतलब कि हम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब एक महीने में हम खाने पीने के ऊपर कितना खर्च करते हैं, तो इस सर्टेन मानदंड के आधार पे हम लोगों ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को काउंट किया। इसके बाद देखिए जब तेंदुलकर कमेटी आती है और 2009 में, तो अब हमने पॉवर्टी को और अच्छे तरीके से मेजर करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाला क्राइटेरिया मेजर किया कि जब किसी व्यक्ति को गरीब कहना है तो उसमें सिर्फ इनकम की बात नहीं करें बल्कि हेल्थ और एजुकेशन की बात करें। तो तेंदुलकर कमेटी में इसको और वाइड सेंस में देखा गया और इसको एजुकेशन और हेल्थ से जोड़ा गया। और जब यहीं पर रंगराजन कमेटी आती है तो आप देखोगे कि यहां पर जो तरीका है और भी वाइड हुआ और ये मोडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के ऊपर आते हैं। और ये जो आता है रंगराजन कमेटी, बेसिकली इसमें जो है फूड के साथ साथ और हेल्थ के साथ साथ और तमाम चीजों को रखा गया जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक मेजर करता है कि कौन एब्सोल्यूट पॉवर्टी है तो उसका मेजरमेंट पर डे कितना डॉलर आप खर्च करते हो इसके ऊपर बेस है। जैसे $2.15, $3, $3.65, तो इसकी कहानी पर डे क्या आपके पास डॉलर एक्सपेंसेज है उसके ऊपर आता है। देखो भारत में जो डेटा कलेक्ट होते हैं और कंजम्पशन को के आधार पे कैसे हम पॉवर्टी को मेजर करें, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या, इसके आधार पे हम कैसे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करेंगे। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि भारत में पॉवर्टी लाइन 1497 है, तो ये 1497 अगर ये अर्बन एरिया में है तो ये एक महीने में खाने पीने के ऊपर क्या खर्च करें इसके ऊपर बेस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए जो डेटा कलेक्ट करता है एनएसएस, उसके पास तीन तरीके हैं। एक है आपका यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड, ये होता है आपका यूआरपी मेथड। दूसरा होता है मिक्स्ड रिकॉल या मिक्स्ड रिफरेंस पीरियड मेथड, और तीसरा होता है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिफरेंस पीरियड मेथड। तो देखो आपके पास तीन तरीके हैं, एक यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड है, दूसरा मिक्स्ड रिफरेंस और तीसरा है मॉडिफाइड। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर में तीनों है क्या। इसको आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर में तीनों मेथड क्या है। देखो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड, कई बार इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड बोलते हैं बट ज्यादा यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड के नाम से जाना जाता है। 1993-94 तक अगर हमने पॉवर्टी को मेजर किया एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, तो ये इसी के ऊपर बेस था। इसमें पॉवर्टी लाइन को जब हम
मेजर करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 30 डेज रिकॉल पीरियड, मतलब जो लोग हैं वो बताएंगे कि पिछले एक महीने में हमने खाने पीने के ऊपर क्या खर्चा की। तो हम जब यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड की बात करते हैं तो हम देखते हैं यूआरपी डेटा विच इन्वॉल्व आस्किंग पीपल अबाउट देयर कंजम्पशन एक्सपेंसेज अक्रॉस 30 डेज रिकॉल पीरियड। पिछले रेफरेंस पीरियड मान लो जो चल रहा है तो हम पूछेंगे कि एक महीना जो पिछला महीना है उसमें आपने खाने पीने के ऊपर क्या खर्चा करा, तो ये 30 डेज रेफरेंस पीरियड या रिकॉल पीरियड होता है। जब हम मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की बात करते हैं या रिकॉल पीरियड की बात करते हैं जिसका उपयोग 1999 से 2000 के बाद हुआ है, तो जो इसमें एनएसएसओ है वो अब यूआरपी से स्विच हो गया यूआरपी पे। और यहां देखो दो चीजें आई, एक जो डेटा था वो आपके 365 डेज पे था और एक डेटा 30 डेज पे था। मतलब पहले जो यूआरपी मेथड था उसमें हम सिर्फ ये देखते थे कि पिछले महीने में आपके खाने पीने के ऊपर क्या खर्च था, लेकिन जब 2000 के बाद स्विच हुआ एमआरपी पे, तो अब जब हम सर्वेयर जाता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए तो दो डेटा कलेक्ट करता है, एक 30 डेज का डेटा और एक 365 डेज का डेटा। तो जो 365 डेज का डेटा होता है वो नॉन फ्रीक्वेंट आइटम जिसे हम जल्दी जल्दी नहीं खरीदते उसके ऊपर बेस होता है। तो इसमें देखो जो आपके 365 डे का डेटा है वो देखो वो है लो फ्रीक्वेंसी अनफ्रीक्वेंट आइटम। जैसे हम पूछेंगे कि पिछले जो है साल आपने क्लोथिंग के ऊपर क्या खर्च किया, फुटवियर के ऊपर क्या किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और इंस्टीट्यूशनल आप जो है आपके हेल्थ के ऊपर क्या खर्चा आया। तो प्रीवियस ईयर में जो ये 5 अनफ्रीक्वेंट आइटम है उसके ऊपर एक डेटा हम कलेक्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 5 चीजें में क्लोथिंग आती है, फुटवेयर आता है, ड्यूरेबल जो चीजें हैं गुड्स है वो एजुकेशन है और इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर है। इसको हम देखते हैं कि एक साल में आपने इसके ऊपर क्या खर्चा किया है। और साथ ही साथ एमआरपी में हम ये भी देखते हैं कि आप पिछले 30 दिनों में क्या आपने कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया। तो देखो एमआरपी में दो डेटा आएगा, एक साल का डेटा आएगा 5 अनफ्रीक्वेंट आइटम का, प्लस 30 डेज का डाटा आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। यूआरपी में जो सिर्फ आपके जो है 30 डेज का जो है आपके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा। लेकिन जब रंगराजन कमेटी आप आएगा तो देखो वहां पे मिक्स्ड के जगह पे मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड आता है। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डबल एमआरपी क्या है, डबल एमआरपी क्या है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड क्या है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें 3 तरह के डेटा होते हैं। एक आपको डेटा आता है 365 दिन पे, एक आता है 7 डेज पे और एक आता है 30 डेज पे। बहुत ध्यान से ध्यान करो कि यूआरपी में हम सिर्फ 30 डेज का एक्सपेंडिचर का डेटा निकालते थे, एमआरपी में हम 1 साल का और 30 दिन का निकालते थे। लेकिन जब डबल एमआरपी पे आते हैं, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल रेफरेंस पीरियड पे आते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो 3 जगह पे। एक 365 डेज का, 365 में वही है क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल, मेडिकल और ड्यूरेबल गुड्स जो कि एमआरपी में था। जो नया चीज जुड़ा वो 7 दिन का था। 7 दिन में हम एडिबल ऑयल, खाने पीने के ऊपर क्या हम लोग खर्च करते हैं, तेलों के ऊपर, एग के ऊपर, फिश के ऊपर, मीट के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर, बिवरेज के ऊपर, रिफ्रेशमेंट के ऊपर, प्रोसेस्ड फूड, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट। तो 7 दिन का डेटा एक डबल एमआरपी में एडिशनल जुड़ा है जिसमें दिखाता है कि आप 7 दिन के ऊपर इतने चीजों के ऊपर क्या खर्च करते हो। और जो 30 डेज था वो रिमेनिंग फूड आइटम है, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस, जिसको आप जैसे 1 महीने पे रेंट देते हो, फ्यूल की बात आती है। तो 30 दिन में इन्होंने क्या मारा, फूड आइटम है, इसको छोड़ के जो फूड है वो फ्यूल पे क्या खर्चा करते हो, लाइट पे क्या बिल आता है, मिसलेनियस गुड्स क्या होता है, सर्विस इंक्लूडिंग नॉन नेचुरल, मेडिकल, रेंट, टैक्सेज ये आती है। तो जो सबसे बेहतर तरीके से अब पॉवर्टी को मेजर किया जा रहा है वो डबल एमआरपी पे। और इसमें जो डेटा है वो 3 तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, 7 डेज वाला, 365 डेज वाला और 30 डेज वाला। अब आओ जो रिसेंट हमारे सामने जो डेटा आया है वर्ल्ड बैंक का उसके ऊपर बात करें। तो देखो क्या हुआ है, इंडिया पॉवर्टी स्टोरी ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से भारत में गरीबी की पूरी कहानी बदली है पिछले 10 से 11 वर्षों में, इसकी हम बात करेंगे। यहां देखो द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड अ मेजर रिवीजन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी एस्टीमेट। पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक ने पूरे ग्लोबल पॉवर्टी एस्टीमेट का डेटा कलेक्ट किया और उसमें जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो चेंज किया। जिसको ध्यान से रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो चेंज हुआ है। पहले जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन थी वो थी 2.15 पर डे पर पर्सन। मतलब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कैसे वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था, प्रत्येक व्यक्ति $2.15 प्रत्येक दिन की खर्च के ऊपर था, 2.15 डॉलर। और ये जो इसका जो कीमत था वो 2017 पे ट्रिपल पी के ऊपर बेस था। मतलब आप समझ लो ये ट्रिपल पी बेस है डॉलर, ये जो है आपके मार्केट एक्सचेंज के ऊपर नहीं है। फिर देखो अब जो ये चेंज किया है इस बार पॉवर्टी लाइन में वो 2021 ट्रिपल पी पे $3 पर पर्सन पर डे का ये डेटा लिया गया है। अब देखो वाइल द चेंज द ग्लोबल इंक्रीज द काउंट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 125 मिलियन। जब ये
मेथोडोलॉजी चेंज हुआ। पहले हम लोग पॉवर्टी को कितने पे मानते थे, $2.1 पर डे, लेकिन जब इसको बढ़ा के $3 पर पर्सन पर डे किया गया तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉवर्टी नेट 125 मिलियन बढ़ गई। मतलब आप देखोगे पहले से ज्यादा पूरे वैश्विक स्तर पे गरीबी आई। बट इंडिया इमर्ज्ड एज अ स्टैटिस्टिकल आउटलायर पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश था जिसमें गरीबी में बड़ी तेजी से कमाई, और ये आउटलायर था। आउटलायर का मतलब आप समझते हैं, जब भी कोई स्टैटिस्टिकल डेटा हो और कोई डेटा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। तो भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और जब ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ी नेट 125 मिलियन, भारत में पॉवर्टी डिक्लाइन करी। ये बात यहां पे की जा रही है। द न्यू पॉवर्टी लाइन वुड हैव इंक्रीज द काउंट ऑफ द ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी 226 मिलियन। पूरे दुनिया में 226 मिलियन ज्यादा लोग गरीब हो गए, मतलब नए लोग और लोग गरीबी में धकेल दिए गए। वहीं पे इंडिया का थैंक्स टू इंडिया, आप इंडिया को यहां पे थैंक्स बोला जा रहा है कि उसने पूरे ग्लोबल पॉवर्टी को 226 से रिड्यूस करके 125 मिलियन नेट किया, क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या में बड़ी तेजी से कमी आई। मतलब अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो एक्चुअली आप देखते 226 मिलियन लोग नए लोग गरीब बनते, बट इंडिया की वजह से सिर्फ 125 मिलियन लोग जो है गरीबी आए। अब देखो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है वो इसके ऊपर बेस है। इसको ध्यान से एक बार देखो यहां पर जो डेटा है वो बेसिकली दो तरह का है। एक जो है आप देखोगे 2011-12 का है, एक जो है आप देखोगे 2011-12 का है, फिर देखो ये 2011-12 का। ये क्या है अंतर? पॉवर्टी लाइन है ट्रिपल पी पे पर पर्सन पर डे। 2017 में अगर आप देखेंगे 2017 में तो $2.15 पर पर्सन पर डे मानूं तो पूरे वर्ल्ड में, आप पूरे इंडिया में अगर बात करेंगे तो 16.22% लोग गरीब थे, और भारत में 205.9 मिलियन, मतलब 206 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे थे। अगर मैं इसी डेटा को $3 में मान लूं तो 2021-22 में आप देखोगे 27.1% लोग गरीबी रेखा के नीचे होंगे, और 345 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे होंगे। कब? 2011-12 में। मतलब अगर $3 पर पर्सन पर डे मानूं तो 2011-12 में भारत के 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, और जो संख्या है उनकी एब्सोल्यूट वो 345 मिलियन है। आप समझते हैं 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं भारत में कितने लोग गरीब हैं। अगर इसी को हम 22-23 में, मतलब 11 साल बाद आते हैं, तो $3 के ऊपर 2022-23 में जो भारत में एक्चुअल गरीब होते हैं सिर्फ 5.2% लोग आते हैं। इसका मतलब आप जरा देखो कि पिछले 11 वर्षों में जो हमारी वहां पॉवर्टी लाइन थी, अगर मैं बड़ा वाला मानदंड $3 का ही मान लूं तो भारत में 27.1% लोग गरीब थे, अब वो सिर्फ 5.3% लोग गरीब हैं। इसका मतलब जो पहले 345 मिलियन लोग गरीब थे, अब सिर्फ 75 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे है। अगर मैं इस डेटा को मैं मानूं 2.15 वाला, तो आज के डेट में 2022-23 में जो रिसेंट डेटा है उसमें जो है 2017 के प्राइसेस ट्रिपल पी के ऊपर सिर्फ 2.23% लोग ही गरीब हैं, जो सिर्फ 33 मिलियन है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप $3 को लीजिए, क्योंकि 2.5 वाला जो है यूज नहीं किया है, बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी के लिए $3। तो हमारे वहां देखो पॉवर्टी रेट 27% से घट के सिर्फ 5.25% है, और यहां देखो 345 मिलियन से घट के सिर्फ 75 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका मतलब भारत में पिछले 11 वर्षों में 269 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। 270 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। कितना शानदार ये डेटा आपके सामने है। अब पॉवर्टी लाइन का एक बार देख लीजिए किस तरीके से। द वर्ल्ड बैंक असेसमेंट बेस्ड द $3 पर डे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन यूजिंग 2021 प्राइसेज। तो देखो ट्रिपल पी पे 2021 के प्राइसेज पे जो इनका वर्ल्ड बैंक का जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो चेंज हुआ है। पहले जो था $2.15 था, अब इन्होंने क्या कर दिया, $3 पर पर्सन पर डे कर दिया है। सो द ब्रॉड-बेस्ड रिडक्शन अक्रॉस द बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। इस आधार पे भारत में रूरल एरिया में भी पॉवर्टी कमी आई है और अर्बन एरिया में भी पॉवर्टी कमी आई है। अब देखो अगर मैं पहले की बात करूं तो ये था 2.14 डेली कंजम्पशन। अगर आप एक दिन के ऊपर $2.15 डेली कंजम्पशन आप खर्च करते हो तो आइडियल पॉवर्टी बेस्ड ऑन 2017 द शेयर वाइल लिविंग द पॉवर्टी 2.23%, विच द सिग्निफिकेंट लोअर देन 16.2%। तो देखो अगर मैं ये डेटा मान लूं कि पर पर्सन पर डे एक्सपेंसेज $2.15 पर पर्सन पर डे आए तो भारत में सिर्फ 2.3% लोग ही गरीब होंगे, जो पहले कितना थे 16.2%। तो आप देखो कितना ज्यादा इसमें कमी आई है। फिर देखो द नंबर ऑफ पीपल लिविंग 2.25 पर डे ईयर, तो सिर्फ 33 मिलियन लोग ही 2022 में गरीब है। तो आप देखो कितने ज्यादा जो है भारत में गरीबी में कमी आई है। फिर देखो अबाउट 75 मिलियन पीपल लिविंग द एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन इन इंडिया 2000। अगर मैं
अगर मैं मान लूं $3 पर पर्सन पर डे के एक्सपेंसेज को, तो आप जरा देखेंगे सिर्फ जो है 2022-23 में भारत में सिर्फ 75 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं, और 2011-12 में $3 के आधार पे 345 मिलियन लोग गरीब थे। अब ये सिर्फ 75 मिलियन है। इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्रीज 5.3%। 2022-23 में भारत में गरीबी कितनी रही है वर्ल्ड बैंक के, सिर्फ 5.3%, और ये पहले कितना थी 11-12 में 27.। तो ये चीज आप ध्यान से समझो कि भारत में जो 2011-12 थी उसमें $3 पर पर्सन के कंजम्पशन एक्सपेंसेज को मान लें तो वो थी 27% गरीबी, अब ये सिर्फ 5.3% हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 269 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाले। 269 मिलियन लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल लिए पिछले 11 वर्षों में। तो ये एक बड़ी बात है भारत के लिए, और इसने पूरे वर्ल्ड के सिनारियों को, पॉवर्टी को चेंज किया, क्योंकि भारत का जो ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस है वो पूरे दुनिया के लिए गरीबी से जो बाहर निकले हैं लोग उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखो भारत में एक्चुअली जो 65% गरीबी है वो ही 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। 65% जो बीपीएल है इन्हीं राज्यों में रखे। बट ये जो डेटा दिखा रहा है 22-23 में, 2/3 ऑफ ओवरऑल डिक्लाइन एक्सट्रीम पॉवर्टी, यही वो राज्य है जहां से 2/3 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए। इसका मतलब जो ये पिछड़े हमारे राज्य थे, 5 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, जो 65% कंट्रीब्यूट करते हैं पॉवर्टी को, उसमें से लगभग 2/3 लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिए। ये कितनी अच्छी सूचना है। अब देखो अर्बन एंड रूरल गैप देखो, वर्ल्ड बैंक का डेटा यह भी दिखाता है कि भारत में जो पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है पिछले 11 वर्षों में, वो रूरल के साथ साथ अर्बन दोनों एरिया में हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में भी। जैसे आप देखिए, आप देखो जो रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 18.4% से घट के सिर्फ 2.8% रह गई है, और अर्बन जो है वो 10.7 से घट के 1.1 रह गई है। नैरोइंग द रूरल अर्बन गैप, इससे जो रूरल अर्बन गैप था वो कम हो गया है फ्रॉम 7.7 टू 1.7% पॉइंट, और 16% एंड डिक्लाइन किया। इसका मतलब जो रूरल अर्बन जो गैप होता है पॉवर्टी में वो कम हुआ है, और दोनों में ही हमारे वहां पॉवर्टी डिक्लाइन की है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पॉवर्टी मेजर करते हैं, वो भी आप देखिए कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई ड्रॉप फ्रॉम 53.8% 2005-6 में 16.4% हो गया। पहले कितना था 53.8, अब देखो 2005-6 में कितना था 53.8, 2019-21 में क्या आ गया 16.4, और डिक्लाइन किया है 22-23 में सिर्फ 15.5। तो इसका मतलब है जो भारत में रूरल अर्बन गैप है वो भी कम हुआ है, और साथ ही साथ जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें भी सुधार आया है। अब देखो कंक्लूजन क्या रहा, स्टोरी, मेजरमेंट एंड द मोमेंटम। आखिर में भारत ने ये कैसे करके दिखाया, इसके पीछे आखिर में कारण क्या रहा है, भारत में पिछले 11 वर्षों में क्या ऐसा हुआ है जिससे भारत में बड़ी तेजी से गरीबी में कमी आई है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग की है, जैसे आप देखोगे प्रधानमंत्री जो है आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, ये जितनी भी योजनाएं आई हैं बेसिकली वो गरीबों के लिए उनके इनकम को बढ़ाने के सोर्स साबित हुए, और साथ ही साथ उनकी चॉइसेज बढ़ी हैं, उनकी एबिलिटी बढ़ी है। साथ ही साथ जब आप उनको कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो तो उससे जो है उनको काम मिला है। तो यहां पे देखो लिखा है कि इनिशिएटिव लाइक पीएम आवास योजना जिसमें सभी लोगों को घर मिल गया, पीएम उज्ज्वला योजना जिनको सबको जो है ईंधन मिल गया, फिर देखो जनधन योजना जो बैंकिंग से जुड़ गया, आयुष्मान भारत योजना जो जिससे तुमको हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ा, ये सभी लोगों का इनहांस की है। एसेस टू हाउसिंग, लोगों को घर मिला है, क्लीन कुकिंग गैस मिला है, बैंकिंग मिला है, हेल्थ केयर मिला है। ये सभी योजनाएं ऐसी रही हैं जो लोगों के जो है अपॉर्चुनिटी में विस्तार किए हैं, उनके जो कौशल में विकास किए हैं। साथ ही साथ देखो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, वो डिजिटल इंक्लूजन हुआ है, रिवर्स्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, इंश्योर्ड ट्रांसपेरेंसी, फास्टर डिलीवरी ऑफ बेनिफिट। तो देखो जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली चीजें हुई तो जो करप्शन है वो कम है, लोगों के सीधे हाथ में पैसा पहुंच रहा है, और साथ ही साथ उससे जो है 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिससे गरीबी से उनको बाहर निकाला गया। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, गवर्नमेंट की योजना है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ गवर्नमेंट का यह भी मानना है कि गवर्नमेंट ने एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस किया है, सस्टेनेड रिफॉर्म किया है। देखो कई बार ये आता है ना कि जो डेटा दिया जा रहा है उसमें मैनिपुलेशन है। आप देखो कई बार इसके ऊपर प्रश्न उठा दिए जाते हैं, जो जीडीपी का डेटा है उसमें मैनिपुलेशन है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। अब चूंकि ये डेटा वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये इंडिया का डेटा नहीं है, तो गवर्नमेंट यहां साफ साफ कर रही है कि जो ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था और एविडेंस
बैलेंस बेस्ट जो हम लोगों ने काम किया था, उसके आधार पे आप इसको देख सकते हो कि कितना ज्यादा सुधार हुआ है। कुल मिला के वर्ल्ड बैंक का ये डेटा हम सबको खुश करने वाला है और ये बता रहा है कि अगर भारत इसी तरीके से तेजी से बढ़ता रहेगा तो आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे जितने भी इधर आजकल डेटा है, चाहे आईएमएफ का डेटा आ रहा हो जिससे कि दिखा रहा है हमारा जीडीपी कितना रोबस्ट ग्रोथ कर रहा है, हम वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, हमारी जीडीपी ग्रोथ तेजी से जा रही है और साथ ही साथ जो आने वाले टाइम में जो भारत है वो बड़ी तेजी से जाएगा और ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव दिशा में जा रही है। हमको खुद पॉजिटिव अपना सोच रखना है, अपने जो है खुद के जो है स्किल को डेवलप करना है और आने वाले टाइम में दुनिया के साथ साथ भारत के साथ साथ हमको खुद भी बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।